सर हाँ सर जो अभी तो हम लोग का सेकंड ईयर का हुआ, तो थर्ड ईयर का सर मतलब पॉसिबिलिटी कब तक हो सकता है सर? थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन। यस सर, मतलब एक अगर आपका मतलब टेंटेटिव सर। मेरे हिसाब से सेशन जल्दी लेने के लिए आपका जो है पहले भी लिया जा सकता है थर्ड ईयर का एग्जाम, लेकिन अब वो तो यस सर। फाइनल डिसीजन तो यूनिवर्सिटी लेगी। ठीक है, यस। लेकिन अप्रोक्स मान के चलिए कि मई जून में। यस सर, मई जून में। ठीक है ना। हाँ मई जून 2022 सर। हाँ हाँ। और सर मैक्सिमम सर? तो आप क्या 2021 थोड़े आएगा, 2023 में जाइएगा। सर लेट होगा सर, दिसंबर नहीं पहुंच जाएगा ना? हाँ नहीं, रिजल्ट का तो निकल जाएगा। ज्यादा अगर इस बार कोरोना ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। सर मैक्सिमम क्या टाइम होगा कब तक लेने मेरा का? माइक है ना। नाउ हेलो सर, हाँ बोलिए। एक क्वेरी है सर, जैसे कि प्रियंका मैम विप्रो 2.0 का एक लिंक भेजी है, तो वो ऑन कैंपस है या ऑफ कैंपस है सर? तो ये तो वही बता पाएंगे, ठीक है ना। जो भेजी है एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके मैम। ओ सॉरी नाउ सर। हाँ, अब देखो यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिफोर डिस्कशन ऑफ द ओप्स फीचर्स, तो यहाँ पर दो पार्ट है। एक है ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल डिजाइन, और एक आपका होता है अभी जो आपका जो है करंट अभी जो डिजाइन वर्क चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के लिए। तो करंट म्यूट कर लीजिए। तो बेसिकली यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस हुआ है उसमें ओएमटी के बारे में डिस्कशन है। करेंटली अब हम लोग यूएमएल फॉर्म ऑफ देखते हैं, ठीक है ना, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यस सर, अभी पढ़े से पहले। है ना, यूएमएल डायग्राम यूज करते हैं। ओएमटी डायग्राम की जगह में यूएमएल डायग्राम यूज करते हैं, जिसमें कोलैबोरेशन वेरियस आपका जो है एक्टर जो है मॉड्यूल उसमें वर्क करता है। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, और ही ओएमटी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक। बेसिकली व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग, बिकॉज इट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक। जैसे आपका आपने पढ़ा डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट फॉर पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है ना, इट इज फॉर ऑल। तो डेटा ग्लोबल है सर। सबके लिए। हाँ, आपने पढ़ा एल्गोरिथम, ठीक है ना, तो एल्गोरिथम इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एल्गोरिथम जो आप लिख रहे हैं वो एल्गोरिथम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर इंप्लीमेंट होगा, वो स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नहीं लिखा जाता है एल्गोरिथम। तो उसी तरह से ओएमटी या यूएमएल डायग्राम जो हम बनाएंगे वो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए आपका बेस होगा। अरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई भी आप डिस्कस कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके लिए आपका जो है ये बेस आपका जो है तैयार करेगा ओएमटी या ओएमएल, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है ना। राइट नाउ अभी आप ये दोनों पढ़ रहे हैं, यस ठीक है सर, ना। सी शार्प भी पढ़ रहे हैं सर। और भी पढ़ रहे हैं कुछ? सी शार्प डॉट नेट सर। अच्छा, वो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर ऑल ओएमटी या यूएमएल डायग्राम जो हम बनाएंगे दैट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट एनालिसिस एंड डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है सर? यस। सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब एम क्या है, मतलब इन दोनों को पढ़ने के लिए सर? हाँ, इसका सिग्निफिकेंस ये है, इसका मेन आपका पर्पस क्या है कि कोई भी आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें क्लास का कॉन्सेप्ट आता है,
क्लास के कॉन्सेप्ट से वहां पर ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है, ऑब्जेक्ट और क्लास के बेसिस पर वहां पर डेटा हेडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। यस सर। देन देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ऑल आर द फीचर्स ऑफ द पर्टिकुलर डेटाबेस। एब्स्ट्रैक्शन में बी डेटा रिलेटेड, it may be control related, so there is data abstraction as well as control abstraction. From class and object the concept of inheritance came into existence, यस ठीक है ना, various types of inheritance. Through this you will get the concept of polymorphism. Now from polymorphism you have two concepts, compile time polymorphism and runtime polymorphism, ठीक है ना। Further, compile time here described by function overloading and operator overloading. Function overloading and operator overloading. Runtime में we discuss about the virtual function. Now there is a concept of delegation also. Delegation. You can treat any object as a delegate for another क्लास के, कोई भी क्लास को में आप डेलीगेशन यूज कर सकते हैं। डेलीगेशन यूज करेंगे, पाइथन में यूज किए थे? नो सर। नो सर। डेलीगेशन का मतलब नहीं पता सर इसका। नहीं पता है? नो सर। डेलीगेट्स का मतलब तो पता होगा, इंग्लिश मीनिंग। डेलीगेट्स मीन सर सम हायर ऑफिशियल्स। यस, डेलीगेशन सपोज करो कि आपके इंडिया में कोई सेमिनार या वर्कशॉप अरेंज किया गया और वहाँ उस वर्कशॉप में इंडियन सिटीजन्स के अलावा फॉरेन सिटीजन्स को भी आप मौका दे दिए, ठीक है। तो ऑल फॉरेन सिटीजन्स जिसके पास बाहर का जो है नागरिकता है उसको भी आप मौका दे रहे हैं, इसका मतलब है वो आपके सेमिनार में एज ए डेलीगेट यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो जो क्लास का मेंबर है वो तो है ही, जो क्लास का मेंबर नहीं है उसको भी आप अपने क्लास में, यानी अदर क्लास का ऑब्जेक्ट को भी आप अपने क्लासरूम में इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज द डेलीगेट। तो जो पर्सन जो आपके क्लास में इंट्रोड्यूस हो रहा है वो आपके क्लास का मेंबर नहीं होते हुए भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो किसी ना किसी क्लास का तो वो मेंबर होगा। तो जिस क्लास का वो मेंबर होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को एज ए आप इंस्टेंस यहाँ यूज करेंगे अपने क्लास में, तो वो एज ए डेलीगेट यूज होगा। और ये फीचर जो है, ये प्रोसेस थ्रू विच वी कैन यूज ऑब्जेक्ट ऑफ एनी अदर क्लास एज ए मेंबर ऑफ एनी अदर क्लास, देन द प्रोसेस विल बी नोन एज डेलीगेशन। डेलीगेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच यू कैन, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका एक इंपॉर्टेंस समझिए कि अगर आप स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर यूज किए होंगे सी में, यस सर, डेलीगेशन का इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। यहाँ पर अगर हम कोई भी पर्टिकुलर एक क्लास बना दें, सपोज हम एक डेट का एक क्लास बना दें, डेट, ठीक है ना, डेट का एक क्लास बना दें या स्ट्रक्चर बना दें, तो इस डेट में हमारा डे, मंथ और ईयर होगा। यस सर। अब इस क्लास का यूटिलाइजेशन, इस क्लास का ऑब्जेक्ट को हम किसी भी तरह के डेट को मेंशन करने के लिए, लाइक अगर स्टूडेंट क्लास में हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहें, अगर हम एम्प्लॉय क्लास के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करना चाहें, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट, जैसे स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, है ना। तो वी यूज दिस क्लास डेट एज ए डेलीगेट इन द स्टूडेंट क्लास एज वेल एज एम्प्लॉय क्लास टू access the date of birth of a student as well as date of birth of the employee. That means the same class, yani the object of the same class is accessed within different classes to fulfill the objective. Objective को पूरा करने के लिए इसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट का भी निकालने के लिए, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो करना है, क्योंकि यहाँ डे मंथ ईयर है तो इसके ऑब्जेक्ट में हम डे मंथ ईयर निकाल सकते हैं। अब वो हमारा काम है कि हम डेट ऑफ बर्थ के लिए निकालें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए निकालें, ठीक है ना। यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेंगे तो यहाँ डेट ऑफ एडमिशन कर लेंगे, कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहे हैं, तो ये सेम डेट के मेंबर को हम डिफरेंटली अलग अलग क्लास में यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द डेलीगेशन। तो इट लुक्स लाइक ए इनहेरिटेंस बट इट इज नॉट इनहेरिटेंस, कंप्लीटली नॉट इट इज इनहेरिटेंस, बिकॉज इनहेरिटेंस में हम कंप्लीट
इनहेरिट करते हैं फीचर्स को, यहाँ पर कंप्लीट फीचर्स आपका इन्वॉल्व यूज हो रहा है किसी दूसरे क्लास में, तो किसी दूसरे क्लास में आप पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए मेंबर यहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे, जैसे क्लास के स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर यूज किए थे। तो ये जितना भी फीचर्स है, ऑल आर द फीचर्स ऑफ OOPS, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। और भी हैं इसमें, लाइक मैसेज पासिंग, ठीक है ना, मैसेज पासिंग, जेनरसिटी, ठीक है ना, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, all are the part of the features of the particular object oriented programming. Now once you have a concept of OMT, object modeling technique, then you can easily understand the concept related to the object oriented programming features. That's why I include that contents in your PDF, ठीक है ना, क्योंकि that will give you assistance whenever you are studying Java, C++, C#, any object oriented programming. Then you will get the concept of the particular class in a very easiest manner. So under OMT we will discuss object modeling technique. Basically object modeling technique consists of, ठीक है ना, 3 मॉडल। इसको हम लोग डिटेल इज अवेलेबल इन द PDF. We just take the main कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द OMT. OMT में मेन कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है, ये OMT जो है ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सबसे पहला है आपका ऑब्जेक्ट मॉडल, जो आपको क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है ना, बेसिकली ऑब्जेक्ट मॉडल। सेकेंड वन इज द डायनेमिक मॉडल, ये आपको इवेंट, स्टेट, एक्शन इसके बारे में बताता है, यानी स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, तो दैट इज द इवेंट डायनेमिक मॉडल। एंड थर्ड वन इज द फंक्शनल मॉडल। ये फंक्शनल मॉडल में हम लोग DFD, डेटा फ्लो डायग्राम, या किसी भी तरह का ER डायग्राम जैसे आप बनाते हैं डेटाबेस के लिए, फंक्शनल मॉडल में हम फंक्शनल जो भी आपका पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। अब ये जो 3 सेगमेंट है, इस 3 सेगमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट को आप मॉडल कर सकते हैं। व्हाई इट इज ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक, you can take any object, just take the example of any object, for example just take the example of bike, ठीक है ना। तो if the bike is the object, how you can differentiate all the model, तो bike का object model क्या है, तो object model describes static state, the static structure, यानी बाइक खड़ी है तो ये आपका ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट है, स्टैटिक स्ट्रक्चर। What about dynamic model? Whenever we press the self button or kick start the bike. So dynamic model describes the kick start of bike, sir. Describes the control over the structure, any control structure. Yes, any control, whenever you gain control over the particular object, then it becomes the part of dynamic model. So bike, simple bike, you can take any example, bike, fan, tube, bulb, any object. So in a static mode, it will represent the object model. Whenever any event occur over there, तो आप VB भी पढ़ रहे होंगे? Yes, sir. So VB is your object based language. Yes, sir. Event driven programming language. It is not object oriented. Yes, it is sir, object based, or you can say control based. Control based, or you also say tool based. Tools based. Inheritance is not supported in this particular language. Yes. So तो functional model में क्या होगा? Computational part describes the functional part. computational या functional जो भी है computational
स्ट्रक्चर। नाउ ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वंस यू मॉडल द ऑब्जेक्ट देन यू आर इन ए पोजीशन टू organize the dynamic as well as functional part for that particular object. So this object model consists of all whatever we discuss under object oriented programming. Object model basically describes your two components, that is class and objects. तो क्लास आपको पता है, ऑब्जेक्ट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास. So object is the instance of class. Then in OMT we have class diagram as well as the object diagram, instance diagram. Or combinedly you can say the object and classes is represented by object diagrams. तो इन दोनों को आप कंबाइंडली कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डायग्राम्स. तो इस चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किए थे कि कोई भी क्लास आप जब बनाने का सोचेंगे, क्योंकि सी मोड में तो जैसे आप सी में लिख रहे थे वैसे ही प्रोग्राम लिखेंगे, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन क्लास, बिकॉज सी में तो हम लोग वन बाय वन टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे सी का प्रोग्राम किए थे उसी तरह से C++ का भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. तो C++ में नया क्या है? तो क्लास इज द न्यू फीचर्स एडेड इन द पर्टिकुलर language. So whenever we discuss or design the class, we think about the diagram. So we think about two diagram under OMT. First one is the class diagram, second one is the instance diagram. Last class में हम लोग discuss किए थे कि all the students sitting inside this classroom is the object for this class. So whatever data or attributes you are designing for the class के लिए जो भी attributes आप डिजाइन कर रहे हैं, उस attributes को हम इस सारे स्टूडेंट के लिए एक्सेस के लिए करने के लिए यूज करेंगे. यानी अगर हम आईडी, नेम, कोर्स, ईयर, रोल नंबर, ये आपका एट्रीब्यूट्स रख रहे हैं क्लास का, तो दीज एट्रीब्यूट्स आर एक्सेसिबल फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट सिटिंग इनसाइड दिस क्लासरूम. तो बिकॉज टू रिप्रेजेंट दैट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट वी नीड सर्टेन स्पेसिफिकेशन और डायग्राम. तो इंस्टेंस डायग्राम शो ऑल द ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन. क्लास डायग्राम इज यूज्ड फॉर ओवरऑल ऑल ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्लास डायग्राम, और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंस्टेंस डायग्राम बनाते हैं. तो रेक्टेंगुलर हम लोग लास्ट क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है. तो डायरेक्टली वी मूव टू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डायग्राम पार्ट. ऑब्जेक्ट डायग्राम में क्या है कि ऑब्जेक्ट डायग्राम्स बेसिकली अभी बता दिए कि फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट, क्लास डायग्राम एंड इंस्टेंस डायग्राम. नाउ व्हाट इज द क्लास डायग्राम? So in class diagram we represent, firstly we write the class name, then we write the member variables, and then we write the methods. Yes. So basically class diagram is what? It is the graphical notation, you can say it is the graphical notation to describe the class. तो graphical notation, ठीक है ना, या pictorial representation. तो graphical notation to describes class. So example में you can just mention here, like अगर student is the class, so we can generally represent a rectangular, we use the rectangular box to represent the student class. So this is the brief information that this is the class diagram of student. Class diagram for student. Student class का एक class diagram है. So this one is the first. Second, if you want to describe the same class in details one, that means ki the class through which you can implement your program, like algorithm you are using. तो जैसे algorithm यूज करते हैं तो you can implement your algorithm by using any programming language, C++, Java, यानी डेटा स्ट्रक्चर जैसे यूज करते हैं, उसी तरह से algorithm आपका कोई एक लॉजिक आपने बनाया, तो ये लॉजिक आपका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट हो सकता है. तो यहाँ पर भी जब इसको स्पेसिफाई करेंगे डिटेल वर्जन में, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टू एस्पेक्ट्स, डेटा एज वेल एज फंक्शन. और इन सम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दिस फंक्शंस आर आल्सो टर्म्ड एज मेथड. तो इन जावा फंक्शन से ज्यादा मेथड आप बात करेंगे, मेथड ओवरलोडिंग,
ठीक है ना, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ फंक्शन। तो वी जनरली थिंक अबाउट द स्टूडेंट कि व्हाट इज द एट्रीब्यूट्स यू वांट टू take for student class, because that attributes are used whenever you are making the instance of this class। तो जब आप इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का, तो उस ऑब्जेक्ट को आप कैसे पहचानेंगे, तो इसी एट्रीब्यूट्स के थ्रू पहचानेंगे। जैसे विनायक को हम पहचान रहे हैं कि BCA बैच 2 6739 42 रोल नंबर, तो ये आपका इंफॉर्मेशन है। तो इंट आईडी सिंपली हम लोग लेते हैं इंट आईडी एंड नेम, ठीक है। तो ये डेटा आपका हो गया। इस आईडी और नेम को हम सबके लिए लेंगे, तो आईडी हमारा प्राइमरी की हो जाएगा, कॉलेज आईडी लें या यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लें, तो ये आपका प्राइमरी की हो गया। और ये आपका सारे स्टूडेंट का यूनिफॉर्म यानी कि नाम हो सकता है कि एक ही नाम 4-5 लोगों का हो, इसलिए एक प्राइमरी की हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। फंक्शन हम पहले ही बताए थे कि दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ द लार्जर टास्क। तो void in void out। तो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज वैलिड फॉर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो जितना भी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सबके लिए वैलिड होगा। यानी स्टूडेंट इज द क्लास नेम, आईडी एंड नेम इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टूडेंट क्लास, in and out is the function through which we can access the attributes id and name for each and every object related to this student class। now अब यहाँ पर क्या है कि this is the class diagram, ठीक है ना। this is the second one is also the class diagram for student, ठीक है ना, but this contains the details description। दिस वन इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। यहां से आपको केवल ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट नाम का कोई क्लास है। यहां से आपको ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट नाम का क्लास में एट्रीब्यूट्स आईडी नेम यूज हो रहा है, और इसमें 2 फंक्शन यूज हो रहा है, जिसके थ्रू जब भी कोई ऑब्जेक्ट के साथ इस एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना चाहेंगे उस ऑब्जेक्ट के लिए, तो इस इन और आउट फंक्शन के थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे। इट इज क्लियर? यस सर। नाउ देन नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट इज द ऑब्जेक्ट डायग्राम, यानी कि इंस्टेंस डायग्राम। तो इंस्टेंस डायग्राम बेसिकली अगर हम क्लास डायग्राम बना रहे हैं, तो उस क्लास डायग्राम का नंबर ऑफ इंस्टेंस डायग्राम हो सकता है हर ऑब्जेक्ट के लिए। जितने भी ऑब्जेक्ट उस क्लास के हैं, उस हर ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस डायग्राम आपका होगा। तो इंस्टेंस डायग्राम बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन rounded rectangular box, you just take the rounded rectangular box, ठीक है, and in between you just place student and within parenthesis, so this become your instance diagram, instance diagram of student class। लेकिन यहां से आपको ये पता नहीं चल रहा है कि इस स्टूडेंट में इंस्टेंस यानी कोई एक ऑब्जेक्ट या कुछ वैल्यू नहीं पता चल रहा है। ये केवल पता चल रहा है कि आपका जो स्टूडेंट क्लास का ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी में अगेन यहाँ पर भी जब इसका मॉड्यूल हम बढ़ा देंगे, डिटेल्ड में जाएंगे सर। हाँ, तो मॉड्यूल बढ़ा देंगे तो सबसे पहला चीज इसमें ऐड कर देंगे कि ये स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट पैरेंथेसिस के अंदर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें हम 6739 और विनायक, ठीक है। अब ये 6739 और विनायक, दिस इज द इंस्टेंस ऑफ दिस स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये इंस्टेंस डायग्राम कंटेन्स वैल्यूज आल्सो, इंस्टेंस डायग्राम विथ वैल्यूज। ये विदाउट वैल्यूज था और ये आपका हो गया विथ वैल्यूज। तो दैट इज द पर्टिकुलर इंस्टेंस डायग्राम। अब C++ में जो क्लास हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, वी जस्ट इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन उसको C++ में जो है कैसे यूज किया जाएगा क्लास को, या ऑब्जेक्ट कैसे यूज होगा, वो एक एग्जांपल प्रोग्राम दिया गया है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज द डायनेमिक, आगे इसको यूज करेंगे। तो आई जस्ट सजेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि whenever they are using then whenever they are writing a class, then just use the class diagram
there is no need to make a instance diagram, but at least make a class diagram before writing a class related program. तो डायनेमिक मॉडलिंग, अब डायनेमिक मॉडलिंग क्या है कि आप जैसे VB में आप कोडिंग कर रहे हैं, तो VB में कोड कर रहे हैं, तो यू हैव टू राइट, यू हैव टू थिंक अबाउट द इवेंट. यस सर. बिकॉज इट इज इवेंट हैंडलिंग प्रोग्राम. यस सर. ठीक है ना. तो इवेंट हैंडलिंग प्रोग्राम है, इसका मतलब है कि आपको हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर इवेंट एक ऑर्गेनाइज होता है. ये पता है कि हर ऑब्जेक्ट या हर कंट्रोल्स का एक बाय डिफॉल्ट इवेंट होता है. तो बाय डिफॉल्ट इवेंट को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन विदाउट अकरिंग एनी इवेंट द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज. तो डायनेमिक मॉडलिंग इज द पार्ट इन विच वी आर थिंकिंग अबाउट द इवेंट which is applied on the object to change the state of that object, because without applying any event or without applying any external stimuli, the object cannot change its current position. तो current state से उसको state change करने के लिए we need a particular event. तो event modeling consists of event which is applied on the particular object, then the state of the object will be changed. State, or you can say states of the object will be changed after applying or after occurring an event over there. तो states में आप बोल सकते हैं कि आप वेरियस इवेंट लगाते हैं. यहाँ पर अगर हम VB की बात करें तो वहां पर क्या है कि आप जैसे 2 नंबर लिए, 3 नंबर लिए, उसमें से ऑर्गेनाइज करना है कि उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. तो उस केस में हमको इवेंट सोचना होगा कि कौन सा बटन पर कौन सा इवेंट लगाएंगे, उसके अंदर क्या कोडिंग लिखेंगे कि उसको उस इवेंट को लगाने के बाद वो उसका वहां पर रिफ्लेक्शन हमको दिखे. तो डायनेमिक मॉडलिंग में वी थिंक अबाउट द कंप्यूटेशनल पार्ट, प्रोसीजरल पार्ट, इवेंट पार्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इवेंट द स्टेट विल बी चेंज. तो यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, all are event related to the VB. That's why I mentioned VB here, because in VB you are writing event handling program. So you just think about each and every event whenever you are writing program in VB. So simply अगर real life situation handling कर दे तो switch on or off is the best example. Yes sir. Occurring of an event. Switch on and off करने से आपका ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है. बल्ब का ऑन होना और बल्ब का ऑफ होना ये इस इवेंट से ऑर्गेनाइज होता है. तो स्विच ऑन करेंगे तब बल्ब ऑन होगा, ऑफ करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा सर. ठीक है ना. प्रिंटर के केस में भी प्रिंटर ऑन करेंगे तो प्रिंटिंग जॉब इनिशिएट होगा, ऑफ करेंगे तो प्रिंटिंग जॉब स्टॉप हो जाएगा. तो ऑल आर रिलेटेड विद द डायनेमिक मॉडलिंग. एंड देन द नेक्स्ट वन इज द फंक्शनल मॉडलिंग. तो फंक्शनल मॉडलिंग के लिए जैसे आप ईआर डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग DFD की बात करते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम. ठीक है ना. रेस्ट डिटेल्स आर अवेलेबल इन द PDF. तो DFD की डायरेक्ट फंक्शनल मॉडलिंग में जाएंगे तो DFD का जो है ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं. तो डेटा फ्लो डायग्राम का मतलब हुआ कि आपका जो डेटा है वो कैसे मूव कर रहा है. यानी कि अगर हम बोलें कि आपका एरिया इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है, जहाँ पर R इज द रेडियस. तो एरिया के लिए, एरिया हमारा क्या है, एरिया आउटकम है. तो एरिया के लिए हमारा एक्टर क्या है, पाई एंड आर सर. सॉरी, पाई तो कांस्टेंट है, आर ही होगा. yes, तो हमारा रेडियस जो है ये डेटा आपको जो है प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है. प्रोसेसिंग में यहाँ पर क्या कैलकुलेट हो रहा है, एरिया. तो पाई का वैल्यू तो फिक्स है और आर का वैल्यू R स्क्वायर कैलकुलेट हो रहा है. ठीक है. और फाइनली हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, रिजल्ट हमारा एरिया के फॉर्म में. ठीक है ना, एरिया एच ए. ठीक है. तो DFD से हमारा जो है अब रेडियस जो है वो रेडियस का जरूरत पड़ेगा एज ए डेटा एरिया निकालने के लिए. फिर यहाँ से आपका ये कौन सा डेटा जा रहा है, एरिया. यानी यहाँ जैसे फ्लो चार्ट में आप दिखाते हैं लाइन से, ये जो लाइन आप देख रहे हैं दिस इज द लाइन थ्रू विच द डेटा इज मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. तो यहाँ पर ये आपका हो गया सर्किल. सर्किल इज द मेन कंपोनेंट थ्रू विच द रेडियस इज एक्सट्रैक्ट. तो किसी सर्किल का एक रेडियस वैल्यू होगा, उस वैल्यू को हम एरिया निकालने के लिए यूज करेंगे. तो दिस इज द कंप्यूटेशनल पार्ट.
और ये एरिया निकालने के बाद जो ये पाइपलाइन से आउटकम जनरेट हो रहा है, यहाँ से क्या डेटा जा रहा है, ए के फॉर्म में डेटा जा रहा है। यस सर। यानी इस लाइन से रेडियस एज ए डेटा इनपुट हो रहा है एरिया कैलकुलेट करने के लिए। एरिया कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से आपका आउटकम क्या जनरेट हो रहा है, यानी इस लाइन से आपका ए जा रहा है एरिया, जिसको आप स्टोर करके जैसे रखना है वैसे रख सकते हैं। तो फंक्शनल मॉडलिंग कंसिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर computational structure, computational part through which we can access the particular object according to the requirement. ठीक है ना। तो again there is a last para in which there is a relationship among functional object and the dynamic model. तो यहाँ पर तीन बात यहाँ लिखा गया है, what happens, ठीक है ना, and then there is a when it happens, and third one is the what it happens to, what it happens to, ठीक है ना। ये तीनों आपका जो है एक तरह से रिलेशनशिप बता देगा कि आपका जो फंक्शनल मॉडल है। अब बताइए कि फंक्शनल मॉडल क्या इसमें से स्पेसिफाई कर रहा है। ये जब स्विच ऑन और ऑफ करते हैं तो आपको क्या पता चलता है, बल्ब ऑन हुआ या ऑफ हुआ, पता चलता है ना। स्टेट पता चलता है सर। ऑन और ऑफ यानी डायनेमिक मॉडलिंग आपको क्या बता रहा है कि व्हाट हैपेंस, क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, तो बल्ब ऑन और ऑफ हुआ। तो ये आपका ये जो पर्टिकुलर व्हाट हैपेंस जो क्वेश्चन का जवाब आपको डायनेमिक मॉडलिंग से मिल रहा है। तो डायनेमिक मॉडलिंग स्पेसिफाई व्हाट हैपेंस, देन नॉट डायनेमिक, एक्चुअली फंक्शनल मॉडलिंग, नॉट डायनेमिक। बल्ब का ऑन और ऑफ होगा तभी तो डेटा मूवमेंट होगा, तो दैट इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल मॉडलिंग, फंक्शनल मॉडलिंग। एंड व्हेन इट हैपेंस इट इज द पार्ट ऑफ डायनेमिक मॉडलिंग। जब स्विच ऑन और ऑफ करेंगे तब ये होगा, यानी व्हेन इट हैपेंस द स्विच इज ऑन एंड ऑफ, व्हेन बल्ब इज ऑन, व्हेन द स्विच इज ऑन, व्हेन बल्ब इज ऑफ, व्हेन द स्विच इज ऑफ। तो व्हेन it happens it will be designated by your dynamic modeling. And what it happens to, ठीक है ना, तो that is what it happens to, किस पर आपका जो ये प्रयोग चलने वाला है, बल्ब के ऊपर चलने वाला है, बाइक के ऊपर चलने वाला है, ये सारे प्रयोग जो किया जा रहा है ये कहाँ पर चलने वाला है। तो दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, and you are in the process to search the result in this particular manner। कि आपको करना क्या है, आपको ऑब्जेक्ट क्या लेना है, why you think about student as a class, why you think about employee as a class, why you are thinking about any particular object sum as a class, ठीक है ना, palindrome as a class, ये आप अलग अलग क्लास नेम यूज करते हैं, फैक्टोरियल एज ए क्लास, ठीक है। why you are selecting this as a class, because you just think about कि आपको प्रयोग किस पर करना है, what it happens to, किस पर आपको ये ऑपरेशन चलेगा। तो स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट रिलेटेड कोई इशू होगा, इंस्टेंस यूज करना होगा तो स्टूडेंट क्लास बना देंगे, एम्प्लॉय रिलेटेड कोई इंस्टेंस होगा तो एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे, अगर कोई कैलकुलेटिव मेजर होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन उसके लिए बना दिए, पैलिंड्रोम के लिए बना दिए, फैक्टोरियल के लिए। तो ऑल आर एक्चुअली ऑल आर व्हाट, ऑल आर द ऑब्जेक्ट, बट it represent the common object, not object, it represent the common object। तो class is basically representation for common object। तो common object के लिए हम लोग क्लास नेम सजेस्ट कर लेते हैं और उस क्लास के बेसिस पर फिर फंक्शनिंग हमारा इनिशिएट हो जाता है। दैट इज द होल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर 1 था, ठीक है। और बाकी इसको डिटेल्स से पढ़ेंगे बिकॉज इट इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो क्लास डायग्राम, वंस यू आर इन ए पोजीशन टू मेक ए क्लास डायग्राम, देन इट इज वेरी मच इजी टू राइट अ क्लास रिलेटेड प्रोग्राम, ठीक है ना। Just go through the chapter 2 because we already discussed the contents related to the chapter 2. Some of the historical part is there, yani ki when the particular language was developed, or what are the basic difference. तो difference तो कुछ हम लोग discuss कर लिए हैं, but yes, we just go through the applications and difference between C and C++ in the next chapter 2. And if you have any doubts, then just come to the in the next class with your doubts.
ठीक है ना, उस डाउट्स को के साथ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज वंस यू कंप्लीटेड द चैप्टर 2 of that PDF, then you are in a position to clear all the doubts related to the particular C and C++. तो C++ से related कोई भी doubts इसके अलावा भी कोई अगर होगा तो you can just note down the doubts, and in the next class you just raise that particular doubts. ठीक है? Okay, and after chapter 2 there is a features related to the object oriented programming, that is chapter 3. ठीक है ना? तो once you completed the chapter 2, you just go through the chapter 3, because in next class we just initiate the features of object oriented programming. ठीक है ना? तो chapter 2 आप एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई doubts होगा तो उसको हम लोग cover up करेंगे, otherwise we move to the chapter 3 in next class and discuss the features related to the object oriented programming. ठीक है ना? Because after completion of this topic, then after we initialize the topic one by one related to the C++ programming. Any query? No, sir. No, sir.